हेलो बच्चों, क्या हाल है? आ रही होगी आवाज़? सही है, चल रहा है ठीक। तो समझ में आ रहा है सब कुछ? कुछ आगे बढ़ पा रहे हो या बस ऐसे ही चल रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है। अभी तो लगभग हम लोग अपने सॉलिड स्टेट कंप्लीट करने पर आ चुके हैं। तो अगर कोई दिक्कतें हो तो तुम मैसेजेस करो। वैसे अभी तक तुम्हारे कोई मैसेजेस आए नहीं जिसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। या तो मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ा रखा है, सब कुछ तुम्हें विजुअलाइज हो गया, सारी बातें समझ में आ गई, सारे क्वेश्चन तुमसे खुद ही सॉल्व हो गए। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम उसको देख ही नहीं रहे हो। तो ये दूसरी वाली सिचुएशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसी बात है तो इसको चेक करो, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए तो हमारा भला होने वाला नहीं है। क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। और तुम लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने लिखने में तुम्हारा अच्छा हिसाब है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो करो। ठीक, और कोई भी दिक्कत आती है फ़ोन करो, मुझे पता है कि मैं तो सिखा ही दूंगा तुम्हें, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तुम्हारी दिक्कत है, तुम डिस्कस करो और देखते हैं क्या सलूशन उसका निकलता है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सारी बातें समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैं बाकी के दो आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करूंगा और इसके अलावा तुम्हारी शीट के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से सलूशन तुम्हें बताऊंगा और अगर तुम्हें उसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे पूछ सकता है। ग्रुप में शेयर करो और उससे डिस्कस करो, तो मैं बता दूंगा। और बिलीव मी, कर ही लोगे, अगर चाहोगे तो कर ही लोगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो करो। अपन आगे के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने 3 आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। एक NaCl टाइप का स्ट्रक्चर, एक ZnS टाइप का स्ट्रक्चर, एक CHCl टाइप का स्ट्रक्चर। तो अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है। मतलब हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हमें ZnS टाइप का स्ट्रक्चर पता है, मतलब हमें वो सारी बातें जो सिखाई गई वो हमें याद रखनी है। लिख दिया जाएगा कि A भी है ZnS टाइप स्ट्रक्चर, ऐसे बोल दिया जाएगा। और कहा जाएगा कि A की ये रेडियस है तो B की रेडियस क्या होगी। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि ये ZnS टाइप का स्ट्रक्चर कैसा है तो तुम रिलेट भी नहीं कर पाओगे, और अगर पता होगा तो तुम्हारे पास रिजल्ट्स होंगे। अगर A भी है ZnS टाइप का स्ट्रक्चर, ZnS टाइप का स्ट्रक्चर अगर है तो इसमें हम लोगों ने रिलेशंस पढ़े हैं। एक तो ये कि √3/4a इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसको यूज कर लेंगे। या इसके अलावा दो अलग आइडियल रिलेशन भी दिए थे मैंने, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स कैपिटल R, और इसके अलावा एक और रिलेशन a इज इक्वल टू 2√2r। तो ये सारे रिलेशन हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमें पता हो कि ZnS का स्ट्रक्चर कैसा है। अब किसी को मान लो याद नहीं रहा, उसने गेस कर लिया, उसने कहा कि A भी है ZnS टाइप स्ट्रक्चर, और उसको ये याद आया कि Zn इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, से ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वो ये रिलेशंस यूज करने के बजाय ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रिलेशन यूज करने लग जाएगा, तो उसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक बात है, तो इसलिए हमें ये बातें सब में आनी चाहिए और याद भी रखना ही होगा। सारी बातें जो यहाँ सिखाई गई हैं वो सब हमें याद रखनी है, समझना है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है याद रखना है। और याद हो जाता है, हम रिलेट करके, बहुत सारी बातें नहीं है, शुरुआत में लग सकता है कितना कुछ बता दिया, कितने रिलेशंस हैं, हम कितने कंफ्यूज हो रहे हैं, मे भी ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर तुम उसको समराइज करो तो मोर और लेस 2-4 बातें हैं जो बार बार रिपीटेशन में आ रही हैं। जैसे 3 तरह के वर्ड्स हैं जो अपन यूज में ले रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक क्यूबिक वॉइड, इसके अलावा तो कुछ और यूज में आना नहीं है। और उसकी रेडियस के रिलेशन हम लोगों ने पढ़े हैं, पोजीशनिंग हम लोगों ने पढ़ी है, ये सब कुछ पहले पढ़ लिया है, अब हम उसको अपने यूज में ला रहे हैं। ठीक है, तो इसको यूज करो। आगे बाकी के स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं हम लोग, फिर तुम्हारे शीट डिस्कशन पर आएंगे। अगला नाम है
CaF2 स्ट्रक्चर, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, CaF2 स्ट्रक्चर या CaF2 टाइप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और तुम सिंपल तरीके से ही इस बात को ध्यान में रखना। दोनों बातें, एक इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल, सॉरी, कैल्शियम आयन इज फॉर्मिंग FCC स्ट्रक्चर, और फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये इंफॉर्मेशन है CaF2 की। जैसे हर केस में मैंने तुम्हें रेडियस रेशियो के रिलेशन से रिजल्ट्स बताए हैं, यहाँ पर भी उसी के बेसिस पर यहाँ बातें हो रही है। लैंग्वेज है Ca+2 FCC बना रहा है, और फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में है। और इसी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने की एक और लैंग्वेज है जो इसकी ठीक उल्टी नहीं है, वो कुछ डिफरेंट है, तो वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और जो अब मैं बताने जा रहा हूँ एक्चुअली में रेडियस रेशियो के बेसिस पर वही इंफॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन हम इसको ही यूज में लेंगे जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी तुम इस बात को अलग से ध्यान रखना। एक बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज ये है जो यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो जो हम लोग पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस रेशियो जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि फ्लोराइड फॉर्म सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, simple cubic structure, and calcium ions are present in alternate cubic void। एक्चुअली ये अजीब क्यों है मैं वो तुम्हें यहीं पर स्पेसिफाई कर दूं। जैसे अपन को ये बात पता है कि एक क्यूब में केवल एक ही क्यूबिक वॉइड होता है, बॉडी के सेंटर पर क्यूबिक वॉइड होता है, तो बॉडी का सेंटर एक ही होता है और एक ही क्यूबिक वॉइड होता है। तो अब यहाँ इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अल्टरनेट क्यूबिक वर्ड, हालांकि अल्टरनेट वाली लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ी थी, ZNS टाइप में तुम्हें दिखाया था कि जिंक आयंस आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड। तो अल्टरनेट, वहां तो एक से ज्यादा टेट्राहेड्रल वर्ड थे, टोटल 8 टेट्राहेड्रल वर्ड थे, तो अल्टरनेट का मतलब एक में है, एक में नहीं है, एक में, एक में नहीं है, इस तरह से करके बात कर ली थी। अब अगर हम इस लैंग्वेज की बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो ले दे के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो एक ही क्यूबिक वॉइड है, तो यहाँ अल्टरनेट का मीनिंग क्या निकाला जाए? तो यहाँ अल्टरनेट का मीनिंग ये है कि एक क्यूब के बॉडी के सेंटर पर कैल्शियम है और उसके ठीक बगल वाले क्यूब, ठीक बगल वाला यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर कैल्शियम आयन नहीं है। उसके नेक्स्ट क्यूब के बॉडी के सेंटर पर कैल्शियम आयन है, उसके नेक्स्ट पे नहीं है। मतलब अल्टरनेट का ये मीनिंग है। बात समझ में आ रही है? मतलब अब यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर हम इस तरह से लैंग्वेज को फॉलो करते हैं कि अल्टरनेट क्यूबिक वॉइड में कैल्शियम आयन है, तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम यूनिट सेल किसे माने, उसे जिसमें कैल्शियम है या उसे जिसमें कैल्शियम नहीं है। तो यहाँ दोनों को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, कैल्शियम है भी और कैल्शियम नहीं भी है। अगर कोई एक लैंग्वेज हमने बोली तो वो गलत हो जाएगी, इसीलिए अल्टरनेट वर्ड यूज में आ रहा है। मतलब एक क्यूब के बॉडी के सेंटर पर कैल्शियम है, दूसरे क्यूब के बॉडी के सेंटर पर कैल्शियम नहीं है। मतलब CaF2 स्ट्रक्चर को भी दो लैंग्वेजेस से डिस्क्राइब किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने दोनों नाम लिखे हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने CsCl, ZnS और NaCl स्ट्रक्चर्स की बात की थी, वहां पर भी दो लैंग्वेजेस यूज हुई थी। लेकिन अगर उनकी लैंग्वेजेस को देखें तो वहां पर जो लैंग्वेज यूज हुई थी मैंने केवल इंटरचेंज कर दिया था, कैटायन की जगह एनायन की पोजीशन बोल दी थी, एनायन की जगह कैटायन की पोजीशन बोल दी थी। और यूनिट सेल वही थी, अगर यूनिट सेल का एज लेंथ A था तो वो वही कहानी बनी हुई थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो यूनिट सेल डिस्क्राइब हुई है उसकी एज लेंथ जो कंसीडर की जाएगी, और यहाँ पर जो यूनिट सेल डिफाइन की जा रही है उसकी जो एज लेंथ कंसीडर की जाएगी, उन दोनों में अंतर है। और मैं रिजल्ट भी बता दूं, हालांकि इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब अगर मैं इस
यूनिट सेल की एज लेंथ की बात करूं, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, अगर उसकी यूनिट सेल की एज लेंथ अगर मान लेते हैं कि A2 है और इस लैंग्वेज से जो यूनिट सेल कंसीडर की जा रही है उसकी एज लेंथ की बात करें, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल A2 है, तो A2 और A1 का रिलेशन क्या होगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। A2 इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ A1, ये रिलेशन है। मतलब कहने का ये है कि इस तरह से जो यूनिट सेल डिफाइन किया जा रहा है वो इस तरह के यूनिट सेल का 8 टाइम्स वॉल्यूम में है। मतलब अगर एज लेंथ डबल है तो वॉल्यूम 8 टाइम्स होगा। मतलब इस जैसे 8 यूनिट सेल्स को अगर एक साथ देखा गया तो ये एक यूनिट सेल बनेगा। ऐसी कहानी है इसकी। थोड़ा अजीब है तो तुम डरोगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तुम सिंपल तरह से इसको याद रखना, दोनों लैंग्वेजेस फॉलो होती हैं। हालांकि तुम बुक्स में देखोगे तो वहां पर यही लैंग्वेज तुमको मिलेगी, लेकिन रेडियस रेशियो के बेसिस पर अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वो ये वाली लैंग्वेज फॉलो होती दिखाई पड़ेगी। तुम्हारी S2 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है जिसमें इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो रिजल्ट लिखा है ये रेडियस रेशियो के हिसाब से नहीं लिखा होगा। तो ये प्रॉब्लम वहां पर है, एक क्वेश्चन में वहां प्रॉब्लम आएगी, तो वो तुम्हें ये लैंग्वेज फॉलो करनी है और बाय डिफॉल्ट इस लैंग्वेज को हम लोग यूज में लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये यूनिट सेल इस यूनिट सेल का 8 गुना है। मतलब ऐसे 8 यूनिट सेल्स एक साथ रखे होंगे एक दूसरे के बगल में, 4 ऊपर 4 नीचे, तो वो मिलकर के जो बड़ा क्यूब बनेगा वो बड़ा क्यूब एक यूनिट सेल इस तरह की लैंग्वेज से डिस्क्राइब होगा। कोशिश करना तुम बनाने की, तो शायद तुमको ये बात दिख पाए। जैसे मैं बनाऊंगा अभी तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, मैं इसको सिंपल ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग इस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ। हालांकि जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होती हैं, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन और डेंसिटी, जो भी हम लोग बात करते हैं, वो रिजल्ट्स जो आएंगे चाहे हम इस लैंग्वेज से बात करें चाहे इस लैंग्वेज से बात करें, दोनों से सेम ही आएंगे। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछा गया कि हमें क्या आंसर करना है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको यूज करके आंसर कर देंगे। मैं इसको हटा रहा हूं, तुम बना के कोशिश करके देखना, अगर समझ में आए तो अच्छी बात, और नहीं आए तो तुम इसको एज इट इज याद रखोगे। ठीक है। अब इसके बेसिस पर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, इस लैंग्वेज के बेसिस पर, तो जैसे सबसे पहले बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोराइड आयन का, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन विल बी इक्वल टू, अब टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो इस तरह से इसका नंबर आएगा 4। ठीक। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन की बात करें तो वो विजुअलाइज करेंगे उससे पहले, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि अगर हमें एटम्स का रेशियो पता हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो एटम के रेशियो का इनवर्स होता है। मतलब अगर कैल्शियम और फ्लोराइड आयन के एटम्स का रेशियो 1:1 है, रेशियो ऑफ आयन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 2:1 होगा, इसका इनवर्स का मतलब 2:1 रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर रेशियो पता है और इसके अलावा फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? अगर फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? तो उसका डबल, दैट विल बी 8। ठीक बात है। इसको तुम विजुअलाइज भी कर सकते हो। जैसे अगर हम FCC की बात करें तो FCC में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैल्शियम आयन FCC बना रहा है। अगर कैल्शियम आयन FCC बना रहा है इसका मतलब कैल्शियम आयन कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पर भी है। और तुम्हें ये बताया गया है कि कैल्शियम आयन, कॉर्नर वाला कैल्शियम आयन एक साथ 8 क्यूब्स के लिए कॉमन होता है, 8 क्यूब्स में कंट्रीब्यूट करता है, और कॉर्नर पर जो भी आयन होता है वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये कैल्शियम आयन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने में इन्वॉल्व होगा, और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में फ्लोराइड आयंस होंगे जो इसको टच कर रहे होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी
8 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन विल बी 8। रेशियो से ट्रिक से तो हम आंसर कर ही सकते हैं, उसके अलावा ये भी तरीका है, तो विजुअलाइज कर सकते हो कि एक कॉर्नर वाला एटम एक 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, और 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड में अगर फ्लोराइड आयंस हैं जो उसको टच करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। ठीक है, आगे बात करें इफेक्टिवनेस की, Z की बात करें, Z ऑफ कैल्शियम आयन और Z ऑफ फ्लोराइड आयन, तो कैल्शियम आयन का Z आएगा 4 क्योंकि वो FCC बना रहा है, और FCC की इफेक्टिवनेस आती है 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 4। और इसके अलावा Z ऑफ फ्लोराइड आयन कितना आएगा, जल्दी से बोलो। Z ऑफ फ्लोराइड आयन, तो फ्लोराइड आयन टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है, और एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं, 8, तो फ्लोराइड आयन का नंबर होगा 8। मैंने यहाँ पर अल्टरनेट वर्ड नहीं यूज किया है, मतलब सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड में फ्लोराइड आयन है, और अगर एक क्यूब के अंदर 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक क्यूब के अंदर 8 फ्लोराइड आयन है, और तुम देख सकते हो इनका रेशियो 1:2 ही है, इसीलिए फॉर्मूला CaF2 है। अगर बात की जाए एक यूनिट सेल में कितने CaF2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट सेल में कितने CaF2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट सेल में कितने CaF2 यूनिट्स हैं, तो 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड आयन मिल करके कितने कैल्शियम फ्लोराइड बनाएंगे, 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड आयन मिल करके कितने कैल्शियम बनाएंगे, कैल्शियम फ्लोराइड बनाएंगे, तो 4। ठीक है, ये रिजल्ट है। इसके अलावा रेडियस के रिलेशन की बात करें, रेडियस का रिलेशन, तो रेडियस के रिलेशन के लिए हमें पता है कि हम उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं जिस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टचिंग पोजीशन पर हो। तो हमें ये पता है कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड वाला एटम कॉर्नर वाले को टच करेगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड का एटम कॉर्नर वाले को टच करेगा, और कॉर्नर से टेट्राहेड्रल बॉन्ड की डिस्टेंस होती है √3/4 है, और अगर वो दोनों टचिंग पोजीशन पर होंगे तो उन दोनों के रेडियस का सम इसके बराबर रहेगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। और इसके अलावा अगर आइडियल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप में डिस्प्यूटेड इशू है, तो हम उसकी बात करेंगे नहीं। डिस्प्यूटेड इशू क्यों है, मैं हिंट भी कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने इस लैंग्वेज में ये दिखा दिया है कि बिगर आयन वॉइड में है और स्मॉलर आयन FCC बना रहा है, जो कि रेडियस रेशियो के बेसिस पर गलत लैंग्वेज है। हमेशा स्मॉलर आयन FCC में, स्मॉलर आयन वॉइड में होता है और बिगर आयन FCC बनाता है, और उसी के बेसिस पर आइडियल कंडीशन लिखी जाती है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो अब यहाँ पर मैंने लैंग्वेज उल्टी लिख रखी है, तो फिर जब आइडियल सिचुएशन लिखेंगे तो फिर वो सब गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम आइडियल बात करते ही नहीं और पूछेंगे भी नहीं तुमसे, तुम खाली इसको समझोगे और याद रखो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। और इसके बाद अब अपना लास्ट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना, हटा रहा हूं मैं इसे। Na2O फिफ्थ स्ट्रक्चर है, Na2O टाइप स्ट्रक्चर। इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलने का मतलब ये है कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर में और Na2O स्ट्रक्चर में केवल अंतर ये है कि कैटायन और एनायन की पोजीशन एक्सचेंज्ड है, मतलब जहां पर कैटायन था वहां एनायन है, जहां पर एनायन था वहां पर कैटायन है। मतलब इस केस में FCC बना रहा है ऑक्साइड आयन और टेट्राहेड्रल वॉइड में है Na+2। लैंग्वेज कैटायन की और एनायन की चेंज कर दी। अब इसके बेसिस पर बाकी का डिस्कशन अगर करें तो वही रिजल्ट तुम्हें दोबारा देखने को मिलेंगे, और सिमिलर तरह से समझा जा सकता है। मतलब इस केस में ऑक्साइड ने FCC बनाया है और सोडियम आयन वॉइड में, मतलब इस केस में तुम लैंग्वेज रेडियस रेशियो के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हो कि इस केस में रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन लाइज इन बिटवीन 0.225 to 0.414, 0.225 to 0.414 यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, और
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम की बात करें, सोडियम आयन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन विल बी 4। क्यों? क्योंकि वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो वो आएगा 8। कैसे आएगा 8? रेशियो से। अगर एटम का रेशियो 2:1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो का 1:2, और अगर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑक्साइड का 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इससे पहले वाले केस को देखो तो उसमें और इसमें उल्टा रिलेशन दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा Z की बात कर लें तो Z ऑफ Na+ कितना होगा? तो Na+ जो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है तो 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड में Na+ होगा तो उसका नंबर 8 आएगा। और ऑक्साइड का Z कितना आएगा? तो ऑक्साइड जो कि FCC बना रहा है तो FCC बनाने वाले का नंबर आता है 4। इस तरह से Z ऑफ Na2O की बात कर लें, NO2O का Z कितना होगा? तो 8 सोडियम और 4 ऑक्साइड मिलकर के 4 Na2O बना देंगे। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन सेम टाइप का है जैसे इसके पहले डिस्कस किया था वही दोबारा। इसके अलावा लास्ट में रेडियस के रिलेशन की भी बात कर लें तो यहाँ पर फिर से वही कंडीशन कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड से कॉर्नर तक के डिस्टेंस √3/4a विल बी इक्वल टू कैटायन और एनायन की रेडियस का सम। सेम रिजल्ट दोबारा, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड होगा। और इसके अलावा आइडियल स्ट्रक्चर की बात यहाँ कर सकते हैं, ये लैंग्वेज रेडियस रेशियो के हिसाब से फॉलो हो रही है। तो फॉर आइडियल स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, फॉर आइडियल स्ट्रक्चर स्मॉल r शुड बी 0.225 टाइम्स कैपिटल R, और इसके अलावा a इज इक्वल टू 2√2r। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट्स हमारे आ गए। मतलब रेडियस का रेशियो पता हो तो हम उससे सारे आंसर्स कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से बोल दूं, जैसे यहाँ पर ये लैंग्वेज दिखाई है इसकी भी दूसरी अल्टरनेट लैंग्वेज हो सकती है और वो वही वाली होगी जो इसके पहले वाले केस में बताई थी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सोडियम आयंस आर फॉर्मिंग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड ऑक्साइड आयंस आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट क्यूबिक वॉइड। ये बात बोली जा सकती है। सोडियम आयन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऑक्साइड आयन अल्टरनेट क्यूबिक वॉइड, तो उससे एक हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये 5 नाम तो हमको याद ही रखने होंगे, मतलब ये डायरेक्ट यूज में आएंगे। इसके अलावा अगर कोई नाम यूज हुआ तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुमको बताती जाएगी, और जो बता दी जाएगी उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूं। सॉलिड स्टेट में ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जस्ट एक भ्रम है कि सब कुछ याद करना पड़ता है। एक बार अगर तुम समझ गए तो अपने आप चीजें याद हो जाती हैं। मतलब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि क्यूब की एज, अगर हमने बताया अगर क्यूब है, ऑब्जेक्ट क्यूब है और उसकी एक एज की लेंथ 10 मीटर है तो दूसरे एज की लेंथ क्या होगी? मतलब अगर विड्थ लेंथ 10 मीटर है तो विड्थ क्या होगी? तो बता दोगे 10 मीटर ही, क्योंकि तुमको ये पता है कि क्यूब की लेंथ विड्थ हाइट इक्वल ही होती है। तो ये तुमको पता है क्योंकि ये तुमने याद कर रखा है, पहले से तुमको पता है। तो उसी तरह की कहानियां यहाँ पर भी है। एक पहली बार में सारी चीजें ऐसा लगता है कि सब रटना पड़ रहा है, जबकि अगर हम समझ गए तो कुछ भी रटने जैसा यहाँ पर नहीं। ठीक है, देखते हैं। मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, मान लेते हैं कि एक सॉलिड है A2B हैज Na2O टाइप स्ट्रक्चर, Na2O टाइप स्ट्रक्चर, ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इफ आयंस along one of the body diagonal
are missing, then find the empirical formula of the compound ऐसे पूछा जाए। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि बॉडी डायगोनल पर कौन से आयंस प्रेजेंट हैं तो तुम उनको रिमूव भी नहीं कर पाओगे, और अगर रिमूव नहीं कर पाए तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। और ये तुमको पता कैसे लगेगा, तो उसके लिए तुम्हें इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। जैसा अभी हम लोगों ने बात की कि Na2O टाइप के स्ट्रक्चर में ऑक्साइड आयंस FCC बना रहा है। FCC बना रहा है का मतलब कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पर है। फेस के सेंटर पर, मैं सबको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जितना ज्यादा दिखाओ उतना कम दिखाई पड़ता है, यहाँ पर यही विडंबना है, तो इसलिए मिनिमम से काम चलाना होता है हमें, ठीक है। तो अगर ऑक्साइड ने FCC बनाया है तो सोडियम आयंस टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होते हैं हमें पता है। तो अगर हम एक बॉडी डायगोनल को कंसीडर करें तो एक बॉडी डायगोनल पर, जैसे हमें ये पता है कि एक यूनिट सेल में टोटल ऑक्साइड का नंबर होता है 4 और सोडियम का नंबर होता है 8, अगर कोई मिसिंग ना हो तो। लेकिन अगर मिसिंग हुआ तो ये कह रहे हैं कि एक बॉडी डायगोनल के अलोंग जो भी आयंस प्रेजेंट हैं वो सब मिसिंग हैं। तो इसका मतलब कौन कौन प्रेजेंट है पहले तो ये देखो। तो एक कॉर्नर वाला ऑक्साइड आयन मिसिंग होगा इधर से और इधर से भी। तो कितने ऑक्साइड आयंस एक बॉडी डायगोनल पर पड़ रहे हैं? 2, वो मिसिंग होंगे। लेकिन 2 नहीं माइनस किया जाएगा, 2 × 1/8 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इफेक्टिवनेस तो एक यूनिट सेल में 1/8 ही है ना, तो हम इसी को माइनस करेंगे। इसके अलावा तो ये बचेगा कितना, 2 × 1/8 का तो 1/4, अगर 1/4 माइनस किया गया तो 4 में से 1/4 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 15/4, 15/4, ठीक। इसके अलावा तुम्हें ये पता है कि इस पे टेट्राहेड्रल वॉइड है और टेट्राहेड्रल वॉइड में सोडियम होंगे, और एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं? 2। तो इसका मतलब कितने सोडियम मिसिंग होंगे? 2, और थे कितने? 8, तो 2 को हटा दें तो बचे कितने? 6। तो इसका मतलब अब रेशियो क्या रहा? 6:15/4। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 3 से काट दें तो 2, 5 और 4 को इधर लेके आ जाएं तो 8:5, 8:5 आंसर आएगा 8:5। इसका मतलब फॉर्मूला कंपाउंड का आएगा A8B5, ये फॉर्मूला, मतलब दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? ये इस टाइप के बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, सबकी अप्रोच एक ही है। तुम्हारे दिमाग में पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, पोजीशन क्लियर होगी तो तुम सारे आंसर खटाखट दे दोगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो पोजीशंस को समझो और उनको याद रखो, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हारी शीट के डिस्कशन पर थोड़ा आता हूँ। इसमें कुछ पार्ट और है, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे कंप्लीट करेंगे। डिफेक्ट्स का पार्ट है तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शीट कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के जो मुझको लग रहा है कि इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि सोल्यूशन तुम्हें प्रोवाइड किया ही जा रहा है, तुम उनको यूज़ करो ही। अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो तुम अलग से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो शीट पर आते हैं।
शीट में तुम्हारे सबसे पहले बात करते हैं S1 एक्सरसाइज में। S1 एक्सरसाइज में जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का है, जिसमें हम लोगों ने पहले बात की थी। तो ये वो एग्जांपल्स हैं, वो तुमको डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न। इसमें जैसे जो मतलब कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, कुछ आयनिक सॉलिड हैं, कुछ कोवलेंट सॉलिड हैं, तो वो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे उसके बॉन्डिंग के बेसिस में। मेरे पास कुछ है नहीं बताने लायक, तुम पढ़ो और इनको याद भी रखने की कोशिश करना। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे नाम हैं, तो उनको भी यूज़ करना और उसको याद करना। इसके अलावा सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में वही लैटिस पैरामीटर के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो उसके वो भी हमें याद ही रखने। मतलब इसमें मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो सारी बातें पढ़नी। जैसे मैंने तुमको शुरू में ही बोला था कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब हमारे क्वेश्चन है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है वो सब क्वेश्चन ही है। तो इसलिए वो हम सब कुछ याद रखेंगे, हमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम होगी मैं उस पे आता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है सेवेंथ में बोला गया है कि हाउ मेनी स्फीरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी बॉल्स of radius 2 centimeter can be placed inside a cubical box of edge length 8। मतलब यहाँ पर एक cubical box की बात कर रहे हैं, cubical box है और जिसकी edge length बताई जा रही है 8 सेंटीमीटर और कहा जा रहा है कि हमारे पास बॉल है जिसका डायामीटर 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर तो फिर 4 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी बॉल्स इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये बेसिकली एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जो सॉलिड स्टेट में हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं उसी पर बेस्ड है। बेसिकली जैसे हमें ये पता है कि अगर हम बॉल्स को रखेंगे तो एक लाइन में मैक्सिमम 2 ही बॉल्स आएंगी, क्योंकि टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में भी यही कहानी बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक प्लेन पर मैक्सिमम कितनी बॉल्स आ सकती हैं, वो 4 आएंगी इसके अंदर, ठीक। और मैक्सिमम पूछा जा रहा है। और इसी तरह से इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें तो 4, जैसे एक लेयर यहाँ दिखाई गई है, ऐसी एक लेयर इसके इन एटम बॉल्स के ऊपर आ जाएगी। ये पूरी लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हाइट। तो इस तरह से एक क्यूब के अंदर मैक्सिमम कितनी बॉल्स आ सकती हैं, तो वो 8 आ सकती है। इसमें कहीं कोई और केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 8 क्वेश्चन में कहा है कि अगर रेडियस ऑफ आयरन एटम 1.42 है और इट हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, तो डेंसिटी क्या होगी। तो जैसे हम लोगों ने शुरू में डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला लिखा था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M बाय Na इंटू AQ, एटम्स का वेट और यूनिट सेल का वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये लिखा था। अब अगर हमें एफसीसी बताया गया है तो इसका मतलब Z की वैल्यू 4। इसके अलावा रेडियस बताई गई है, लेकिन हमें फॉर्मूले में एज लेंथ लिखनी है। तो एफसीसी के केस में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन होता है A इज इक्वल टू 2√2r, तो हम इससे एज लेंथ ला सकते हैं। इसके अलावा M का मतलब एटॉमिक में वेट है, जो कि हमें दिया ही हुआ है 56, Na हमको पता ही होता है। तो हम ये सारा डेटा इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि एज लेंथ की जो वैल्यू यहाँ पुट की जाए वो सेंटीमीटर में पुट की जाए, सेंटीमीटर में। Na से डिवाइड किया जा रहा है M में, तो वो तो अपने आप ग्राम में लिखा ही हुआ है और हमारा आंसर इससे सॉल्व होके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml आ जाए, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट एफसीसी बनाता है और उस एफसीसी की एज लेंथ 200 पिकोमीटर है। एफसीसी बना रहा है, एज लेंथ 200 पिकोमीटर है। कैलकुलेट द डेंसिटी, अगेन डेंसिटी, इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स दिस मच नंबर ऑफ एटम। तो इसमें और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, मैं 9th की बात करता हूँ।
9th पे भी डेंसिटी का ही डिस्कशन हो रहा है और उसमें ये तो बता दिया है कि वो एफसीसी बना रहा है, साथ में ये भी बता दिया है कि एज लेंथ की वैल्यू क्या है 200 पिकोमीटर, लेकिन उसने ये नहीं बताया एम की वैल्यू नहीं बताया, उस एलिमेंट का एम कितना है ये नहीं बताया, बल्कि उसकी जगह ये बता दिया है कि 24 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास है, इतने एटम्स का मास है 200 ग्राम, ये लिखा हुआ है 200 ग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है, एक एटम का मास। अगर हमें इतने एटम्स का मास पता हो तो हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं। एक एटम का मास कितना हो जाएगा, तो वो वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, और एक एटम का मास आ गया तो हम इसको पुट कर देंगे। लेकिन जब हम इसको पुट करेंगे तो फिर Na से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि Na से तब डिवाइड किया जाता था जब ये m उसका एटॉमिक वेट होता था। एटॉमिक वेट का मतलब एक एटम का वेट इन टर्म्स ऑफ AMU होता था, तब हम Na से डिवाइड करके उसको ग्राम में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ तो एटम का वेट हमने ग्राम में ही निकाल रखा है, तो फिर अब दोबारा उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। मतलब मैं डेटा पुट करके दिखा दे रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू 4 इंटू m की वैल्यू 200 बाय 24 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय एज लेंथ हमें दी गई है 200 पिकोमीटर का मतलब 200 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर का क्यूब, और इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक बात है, समझ में आता है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हटा दे रहा मैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट करना, वो भी डेंसिटी से ही रिलेटेड है। 10th क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोल्ड crystallizes in FCC structure if the length of edge length is this much and calculate the density as well as atomic radius। तो सिंपल क्वेश्चन, अगर हमें एज लेंथ पता है तो डेंसिटी हम निकाल ही लेंगे Z इंटू एम बाई एन इंटू ए क्यू, और इसके अलावा रेडियस भी पूछा जा रहा है तो A इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स R, तो उससे आंसर आ जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं। इसके अलावा 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयरन एटम in several modification at about 910 degree centigrade the body centered cubic alpha form undergo a transition to the FCC cubic gamma form। मतलब कहने का ये है कि पहले वो BCC फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाद में वो FCC टेम्परेचर बदलने से वो FCC फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि assuming that the distance between nearest neighbors is same in two form, मतलब नियरेस्ट नेबर के बीच के डिस्टेंस अज्यूम करो कि सेम ही है, हालांकि उसको लिखने की जरूरत नहीं है, नियरेस्ट नेबर के बीच की डिस्टेंस तो हमेशा सेम होगी ही, चाहे लिखा जाए चाहे नहीं, और दैट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज बी इक्वल टू 2r, वो हमेशा 2r ही होगी। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नियरेस्ट डिस्टेंस हम उसी को मानेंगे जिसमें एटम टचिंग पोजीशन पर होगा, तो कहीं ना कहीं तो टचिंग पोजीशन पर होगा ही। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई किसी को टच नहीं कर रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो टच करेगा ही करेगा, ठीक है, तभी स्ट्रक्चर पैक्ड होगा, अदरवाइज तो पैक्ड ही नहीं होगा। पता लगा पैकिंग नहीं है तो तुम्हारे पास सॉलिड मिला, तुमने दबाया वो दब गया, तो दब गया क्योंकि बीच में स्पेसिंग थी, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं सॉलिड में, तो वो चीज देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब टचिंग पोजीशन तो आएगी, और टचिंग पोजीशन आएगी तो उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस 2r के बराबर ही होगी, वो लिखे चाहे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी बिटवीन टू फॉर्म। तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब रेडियस तो फिक्स्ड ही है, बीसीसी स्ट्रक्चर रहा, डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है Z इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यू, एन ए इंटू ए क्यू। अब दोनों फॉर्म्स में m की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी क्योंकि एलिमेंट सेम है, तो मास उसका सेम ही होगा, Na तो कांस्टेंट और Na भी कांस्टेंट है, तो उसको भी हटा सकते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय AQ।
डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाय ए क्यूब। और दोनों फॉर्म से Z अलग होगा और एज लेंथ भी अलग होगी क्योंकि अरेंजमेंट का तरीका अलग होता है। BCC के केस में Z की वैल्यू होगी 2 और FCC के केस में Z की वैल्यू होगी 4। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें याद है, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। इसके अलावा एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन अगर याद करें तो इस केस में आता है 4/√3r along body diagonal, अगर याद आ रहा हो तो। और इस केस में रिलेशन आता है a is equals to 2√2r, 2√2r ये आता है। और r दोनों में सेम है। तो जैसे डेंसिटी का रेशियो की बात की जा रही है, डेंसिटी का रेशियो गामा टू अल्फा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ FCC दैट इज अल्फा गामा फॉर्म अपॉन डेंसिटी ऑफ BCC दैट इज अल्फा फॉर्म विल बी इक्वल टू Z of FCC अपॉन Z of BCC into A of BCC अपॉन A of FCC का क्यूब। यहाँ से ये लिखा है और डेटा पुट कर दो तो यहाँ डेंसिटी Z की वैल्यू 4 अपॉन 2 और एज लेंथ की वैल्यू 4/√3 r का क्यूब अपॉन 2√2 r का क्यूब। सॉल्व कर दो, r कट जाएगा और वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं 18 में से। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एन एलिमेंट crystallizes into a structure which may be described by cubic type of unit cell having one atom at each corner and two atoms on one of the body diagonal। मतलब ये अलग से स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहा है, हालांकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो वही मैंने तुमसे कहा है कि अगर कोई नया स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो डिस्क्राइब कर देंगे और वो डिस्क्राइब करेंगे जिस भी तरह से हम उसको फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो सॉलिड है, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है और ये कहा जा रहा है कि कॉर्नर पर एटम है सारे कॉर्नर पर और उसके अलावा एक बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक क्यूब में और एक बॉडी डायगोनल में 2 और एटम्स हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें बता ही दिया है और डेंसिटी ऑफ एलिमेंट भी बता दिया है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम, ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M बाय NA इंटू A क्यूब और A क्यूब की वैल्यू भी हमें पता है, A क्यूब की वैल्यू हमें पता है, डेंसिटी भी पता है और हमको M नहीं पता। अगर हमें M निकाल ले इसकी हेल्प से तो हम ये बता देंगे कि हमें ये पता लग जाएगा कि एक एटम का वेट कितना है और अगर एक एटम का वेट हमें पता लग जाए तो हम ये बता देंगे कि 200 ग्राम 200 ग्राम में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहे होंगे। ठीक है, कैसे करें? तो डेंसिटी की वैल्यू पता है, वो दी गई है अपन को 7.2 ग्राम पर एम, 7.2। हाँ, Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो Z इसमें कितना आएगा? तो 8 तो कॉर्नर वाले एटम है जिनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 और साथ में 2 एटम्स और हैं जो बॉडी डायगोनल पर। तो अगर बॉडी डायगोनल पर एटम है तो वो पूर्ण से अंदर ही लाई करेगा तो उनकी इफेक्टिवनेस 1 आएगी। तो 2 into 1 तो टोटल नंबर यहाँ पर आएगा 3। तो Z की वैल्यू रखी जाएगी 3 into M by NA into A क्यूब। या तुम सीधे M by NA की वैल्यू निकालो, A क्यूब की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है क्वेश्चन में। A क्यूब की वैल्यू दी हुई है 24 into 10 to the power 24 minus 24। तो इससे तुम्हें M by NA की वैल्यू आएगी। M by NA की वैल्यू का मतलब एक एटम का वेट आएगा इन ग्राम और अगर एक एटम का वेट ग्राम में आ गया M by NA की जो भी वैल्यू आ रही है तो हम यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स in 200 gram will be equal to 200 gram divided by weight of one atom that is M by NA जो भी निकाला गया M by NA। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आए। अगले क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसको हटा रहा हूं मैं। आंसर तुम लोग वीडियो पॉज कर करके निकाल लेना, बिना आंसर निकाले अगर छोड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो आंसर जरूर निकालना, भले ही कैलकुलेटर यूज करो लेकिन करो, आंसर हमें निकलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में डायग्राम दिया है, बेसिकली एफसीसी का डायग्राम दिया हुआ है, मैं बना ले रहा हूं एक बार दोबारा। एफसीसी का डायग्राम गिवन, एफसीसी का मतलब फेस का सेंटर और कॉर्नर पर एटम्स है, और इसमें इन्होंने पोजीशन दिखाई है, ये पोजीशन 1 दिखाई है, इसके अलावा यहाँ पर पोजीशन फेस के सेंटर की 3 दिखाई है, इसके अलावा यहाँ फ्रंट फेस के सेंटर पर जो एटम है उसकी पोजीशन 2 दिखाई है, और कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, 2 and 3 एंड 1 and 3 क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बता सकते हो, ये 1 and 2 की बात करें तो 1 and 2 का मतलब फेस डायगोनल का आधा डिस्टेंस है, और फेस डायगोनल 1 and 2 के बीच के डिस्टेंस, 1 and 2 के बीच के डिस्टेंस फेस डायगोनल का आधा, और फेस डायगोनल की लेंथ होती है √2, तो उसका आधा होगी a/√1 और 2 के बीच के डिस्टेंस, ठीक? ऐसे ही पूछा गया है 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस, तो 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस का मतलब फेस का सेंटर से फेस का सेंटर, मतलब ये दोनों फेस के सेंटर ही हैं, उनके बीच के डिस्टेंस। तो उसको तुम कैसे निकाल सकते हो, जैसे अगर हम बात करें इन दोनों को मिला दें सेंटर, ये डिस्टेंस हमसे पूछी जा रही है, अगर इससे इस एज पर परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ होगी a/2, और ऐसी इस सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो वो भी डिस्टेंस होगी a/2, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, ये अपने आप में अगेन एक रेक्टेंगल ट्राइंगल होगा, ऐसे a/2 और a/2, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, तो इसका मतलब 2 से 3 के बीच के डिस्टेंस कितनी आएगी, तो अगेन सेम रिजल्ट आएगा a/√2, a/√2। और इसके अलावा इन्होंने पूछा है 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ जिससे हमें दिखाई पड़े, इसको नोट कर लेना। वन और 3 के बीच के डिस्टेंस क्या है, 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस, तो अगर इनको मिला दें तो ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहे। अब देखो कैसे निकालोगे इसे, अगर तुम इससे इस नीचे वाले फेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो फेस का सेंटर पर आएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस होगी एज लेंथ, मतलब एक फेस से दूसरे फेस के सेंटर की डिस्टेंस एज लेंथ के बराबर होगी। इसके अलावा अगर यहाँ से इसको मिला दो तो ये अगेन फेस डायगोनल का आधा होगा, दैट विल बी a/√2। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये इस तरह का है, ये भी रेक्टेंगल ट्राइंगल ही है, ये लेंथ है, ये 0.1 है, ये 3 है, और ये a है और ये है a/√2, तो ये लेंथ कितनी आएगी, √a² प्लस a/2 का √2 का स्क्वायर, दैट विल बी a²/2, तो ये आ जाएगा √3/2a, √3/2a। समझ में आती है बात? क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 पर आए, तो क्वेश्चन नंबर 14 में नोट कर लेना इसे, 14th क्वेश्चन की बात करें, इसमें बोला जा रहा है आयरन occurs as BCC as well as FCC, इफेक्टिव रेडियस दी हुई है, डेंसिटी इन बोथ केसेस, तो अगेन डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाले, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, ये इस टाइप का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है इन अ कंपाउंड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब CCP मतलब FCC, मतलब इन्होंने ये बताया है
कि ऑक्साइड आयन FCC अरेंजमेंट बना रहा है, मतलब FCC स्ट्रक्चर बना रहा है। और कहा जा रहा है कि कैटायंस A, उसमें ये कैटायन है, ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड। 1/6 का मतलब जितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं उनका 1/6 पार्ट, 1/6 नंबर ऑफ वर्ड्स पर A है। आगे लिखा है एंड कैटायन B ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, मतलब जितने भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं उसके 1/3 में हमारा B है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। हटा देते हैं इसको। ऑक्साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो FCC बना रहा है, तो इसका मतलब इसकी इफेक्टिवनेस होगी 4। A कोई कैटायन है, चार्ज नहीं बताया है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है कि A टेट्राहेड्रल वर्ड में है और 1/6 में, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं 8 और उसका 1/6 करेंगे 1/6, तो ये आएगा 4/3। और B की इंफॉर्मेशन दी है कि वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में भी 1/3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का नंबर होता है 4 और 4 का 1/3 करेंगे तो अगेन आएगा 4/3। तो इसका मतलब कि इनका सिंपलेस्ट रेशियो देखा जाए तो वो आएगा 1:1:3, और अगर ये रेशियो आएगा तो फॉर्मूला बनेगा AbO3। AbO3 इसमें AxByOz लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, और उसको ऐड करके आंसर लिखने के लिए बोला है, तो 1 + 1 + 3 विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, ये था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 उस पर आते हैं 18 में। ये 15 था, 15 क्वेश्चन था ये। सिक्सटीन्थ में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है मेटल क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर बना है, और द फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ नॉट कवर्ड। तो यहाँ पर एज लेंथ की बात की जा रही है, तो ये जो पैकिंग फ्रैक्शन डिस्कस हो रहा है ये 1D का है। हम लोगों ने बात की थी पैकिंग फ्रैक्शन 1D में भी डिस्कस होता है, 2D में भी डिस्कस होता है, 3D में भी डिस्कस होता है, ये 1D का डिस्कशन है। पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ नॉट कवर्ड, मतलब हम लोगों ने कवर्ड की बात की थी, यहाँ नॉट कवर्ड पूछा जा रहा है, तो 1 से माइनस करके या 100 से माइनस करके आंसर कर देंगे। एंड ऑल्सो परसेंट फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ कवर्ड, मतलब कवर्ड भी बताना है अनकवर्ड भी बताना, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें BCC का स्ट्रक्चर याद हो, BCC का स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना ले रहा हूँ। BCC तो पार्टिकल कॉर्नर पे थे, और इसके अलावा कहाँ था? बॉडी के सेंटर पर, और अलोंग बॉडी डायगोनल एटम टचिंग पोजीशन पर थे, और एज लेंथ के अलोंग टचिंग पोजीशन नहीं थी, तभी ये क्वेश्चन सामने आ रहा है। बीच में कुछ गैप था, तो वो पूछा जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन लेंथ कवर्ड है, कितना अनकवर्ड है। तो जैसे अगर हम बात करें कि एज लेंथ A है, तो कवर्ड लेंथ कितनी हुई? इधर से R और इधर से R, तो परसेंट ऑफ एज लेंथ कवर्ड, अगर कवर्ड की बात करें तो ये कवर्ड लेंथ इज 2R और टोटल एज लेंथ इज A, इंटू परसेंटेज की बात करें तो 100। और इसके अलावा हमें ये पता है कि एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन था A = 4/√3R, तो R के टर्म में ये डेटा पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा 2R अपॉन 4/√3 इंटू R इंटू 100, तो R कट जाएगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये आंसर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से कुछ भी नहीं होता, पूरा शीट उठा के देखो तो हर जगह पर तुम्हें इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए सॉलिड स्टेट से बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास तो वीडियो है, तुम आराम से उस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, सारी बातें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वो लेकिन उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, मतलब ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चैप्टर आसान है। अगर किसी को लगता रहा कि नहीं मुश्किल है, तो फिर कुछ भला होने वाला नहीं है। ठीक है,
और आगे बात कर लेते हैं, और क्वेश्चंस तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 14 तक तो ये था, 15 इसके बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है नंबर ऑफ एंड उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब एक यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, तो पता है 4, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वही पता है 8, और पूछा जा रहा है कि उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है या टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो वो कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कर रखी है, मतलब तुम चाहो तो डायग्राम से आंसर कर सकते हो। 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस होगी, अलोंग एज देख लो, मतलब एज के सेंटर से एज का सेंटर देख लो, या बॉडी के सेंटर से एज का सेंटर देख लो, वो लेंथ सेम ही आएगी क्योंकि दोनों जगह पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, और वो a/√2 आती है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस a/2 आती है, ये मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, तो वो आंसर है। इसके अलावा अब आयनिक सॉलिड्स के क्वेश्चन हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस की बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में तुम्हें कैटायन एनायन की रेडियस के डेटा दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है Mg आयन के सीजियम आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, Cl नेगेटिव आयन के रेडियस का रेशियो दिया, रेडियस की वैल्यूज दी हुई हैं, और पूछा जा रहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन द क्रिस्टल ऑफ, मतलब पूछा जा रहा है Mgs कोई क्रिस्टल रहा होगा, उसमें कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो अगर तुम ये पता कर लो कि कैटायन किस वॉइड में है तो तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग जाएगा। अगर वो क्यूबिक वॉइड में हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा, अगर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब ये पता कैसे लगेगा, तो ये पता लगेगा रेडियस रेशियो से। तुम्हें ये पता दिया गया है मैग्नीशियम की रेडियस, मैग्नीशियम आयन की रेडियस दी गई है 0.65 एंगस्ट्रॉम, और सल्फाइड आयन की रेडियस भी दी हुई है, सल्फाइड आयन की रेडियस दी है 1.84 एंगस्ट्रॉम। तो रेडियस का रेशियो निकाल सकते हैं 0.65 डिवाइडेड बाय 1.84, और ये वैल्यू देखो किस रेंज में लाई करती है। अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि टेट्राहेड्रल वॉइड है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है या क्यूबिक वॉइड। तो इस तरह से बाकी के पार्ट तुम कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें इस तरह से सॉल्व करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से आ गया 19 क्वेश्चन, जिसमें ये कहा जा रहा है, ये तो 18 था 19 में कहा गया है क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट A and B, एटम B आर एट द कॉर्नर एंड एटम A आर एट द बॉडी सेंटर। तो B अगर कॉर्नर पर है तो 8 कॉर्नर और कंट्रीब्यूशन 1/8, A अगर बॉडी के सेंटर पर है तो एक बॉडी का सेंटर होगा और कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा, तो ये नंबर भी 1 आएगा, ये नंबर भी 1 आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा AB, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है 21 में कोई स्पाइनल कोई कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑक्साइड है और साथ में 2 मेटल आयंस हैं और उनकी पोजीशनिंग की बात की जा रही है। इसको मैं हटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑक्साइड आयन है और 2 मेटल कैटायंस हैं, एक मेटल कैटायन है जिंक आयन और एक मेटल कैटायन है एल्यूमिनियम आयन, और ये कहा जा रहा है कि ऑक्साइड ने FCC बनाया है, लिखा है ऑक्साइड आयंस अरेंज्ड इन CCP पैटर्न, तो इसका मतलब इसकी इफेक्टिवनेस तो 4 हो गई, FCC बनाने वालों की टोटल 4 आती है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि वन ऑफ द आयन is present in 1/8 of tetrahedral void, and another type of cation, one of the cation is present in tetrahedral void, वो भी 1/8 tetrahedral void में, और another metal ion is present in octahedral void, वो भी 1/2 octahedral void में। और इसके अलावा ये लिखा है लास्ट में कि जिंक is present in tetrahedral void,
अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में है इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर होता है 8 लेकिन उसके 1/8 में ही प्रेजेंट है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर होता है 4 और उसके 1/2 में ही प्रेजेंट है। इसका मतलब इसकी इफेक्टिवनेस आ रही है 1, इसकी इफेक्टिवनेस आ रही है 2 और इसकी तो 4 है ही। इसका मतलब फॉर्मूला हुआ Al2ZnO4, ये आंसर है इसका, Al2ZnO4। ठीक, और तुम चेक भी कर सकते हो, अगर तुम टोटल कैटायनिक एनायनिक चार्ज देखो तो वो भी इक्वल ही आएगा। जैसे एनायनिक चार्ज एक ऑक्साइड पर 2 नेगेटिव होता है तो 4 ऑक्साइड पर टोटल एनायनिक चार्ज 8 आएगा, और जिंक पर 2 पॉजिटिव का चार्ज है और एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव का चार्ज है तो 2 एल्युमिनियम का चार्ज होगा 6, तो 6 + 2 8। ठीक है, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आइडिया भी क्वेश्चन बनाने में यूज कर लिया जाता है। कभी कभी तुम्हें चार्ज की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और उसको किसी और चीज से रिलेट कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आईटी में आया हुआ है, जो एडवांस की शीट का हम लोग आगे डिस्कशन में लेंगे तो उसमें भी देखेंगे, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में भी रेडियस का वैल्यूज दी हुई है, एज लेंथ पूछी गई, तो जो रिजल्ट अपन को याद है उसके बेसिस पर हम आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन से आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, अभी यहाँ पर रोकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि तुम खुद क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तुम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम्हें अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चंस में क्या तुमको जानना होता है। पढ़ते समय हमें एहसास नहीं होता है कि किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस किस तरह की है, उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना मस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो किस तरह का आइडिया यूज में आ रहा है, जो भी बातें हम लोग याद रख रहे हैं उनको कैसे याद रखना है, कैसे यूज में लेना है, और बार बार यूज में आएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में तुम चाहो तो अपने नोट्स को रेफर करते रहो, इंफॉर्मेशन को रेफर करते रहो, और उसके बाद फिर ठीक है, तो यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, बाय एंड टेक केयर। ठीक।